Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.112 from Rhodo-Whitley series. और ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली बेस्ड है कोरियोलिस फोर्स पर, है ना। कोरियोलिस फोर्स जो कि एक रोटेटिंग फ्रेम के अंदर अगर हम रेडियली इनवर्ड आउटवर्ड चलें, यानी कि जहाँ पर हमारी रेडियस बदल रही हो, इस तरीके से मूव करें एक रोटेटिंग फ्रेम में जहाँ पर हमारी रेडियस बदल रही हो एक्सिस से, तो उस समय जो फोर्स एक नया अराइज होता है, ठीक है, वो फोर्स कोरियोलिस फोर्स कहलाता है। और उस फोर्स के बारे में हम समझेंगे कैसा होता है। इससे पिछले वाला प्रॉब्लम जो था, है ना, वो कोरियोलिस इफेक्ट का ही एक प्रॉब्लम था, बट उसको बिना कोरियोलिस इफेक्ट के किस तरीके से सोल्व किया जा सकता था वो हमने सीखा था। और अगर अब तुमने वो वीडियो नहीं देखा है, प्रॉब्लम नंबर 1.111, तो जरूर देखना, है ना। मैंने डिटेल में इतने खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि कोरियोलिस इफेक्ट को किस तरीके से समझा जा सकता है, और अगर वो कोरियोलिस इफेक्ट बहुत कम है तो उसको किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, ये 1.111 में मैंने तुम्हें सिखाया। और वो वीडियो जरूर जाकर के देख लेना, और अगर वो देख लोगे तो फिर इसमें तुम्हें ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर हम अगर हम समझना चाहें, अगर हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जेई या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात तो स्पेसिफिकली नॉट इन सिलेबस, है ना, सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। और ना तो जे एडवांस के सिलेबस में, ना ही तुम्हारे ओलंपियाड के सिलेबस में, चाहे आईएनपीएच हो चाहे आईपीएच हो, उसमें मेंशन्ड नहीं है कोरियोलिस फोर्स। और एडवांस में लेकिन एक बार सवाल आया हुआ है। अब एडवांस में सवाल कैसे आ सकता है अगर सिलेबस में मेंशन नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता? तो एडवांस में सिलेबस आया था पैराग्राफ में। इसमें पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है। हमेशा तो, हर बार तो नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आता है जो कि सिलेबस में नहीं होता। कोई नई सिनेरियो वो इंट्रोड्यूस करते हैं उस क्वेश्चन के अंदर कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो होता है, उसमें इस तरीके की कैलकुलेशंस लगती हैं, और फिर इस बेसिस पर हम अपने जो क्वेश्चन है हमारे आगे के पार्ट, उनका आंसर समझाओ हमें। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम आया था कि एक रोटेटिंग डिस्क थी, वो अपने एक्सिस के आउट घूम रही थी, उस ग्रूव में एक ब्लॉक रखा हुआ था, और वो ब्लॉक रेडियली आउटवर्ड जा रहा था। तो क्योंकि इसकी रेडियस जो रोटेटिंग एक्सिस है उससे डिस्टेंस बदल रही थी रेडियली आउटवर्ड मूव करने की वजह से इस ब्लॉक की, तो एक तो उसका रोटेशन की वजह से आने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक कॉन्टैक्ट की वजह से आने वाला नॉर्मल फ्रिक्शन जो है, साथ ही साथ रेडियस बदलने से जो तुम्हारा कोरियोलिस इफेक्ट से आने वाला एक नया फोर्स है, कोरियोलिस इफेक्ट का फोर्स, या कोरियोलिस फोर्स जो रोटेटिंग फ्रेम की वजह से जनरेट होता है। ग्राउंड फ्रेम में नहीं लगता वो फोर्स, वो लगता है रोटेटिंग फ्रेम में। समझ में आ गई बात? जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है रोटेटिंग फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में नहीं लगता, ठीक है। ये सूडो फोर्सेज हैं जो कि रोटेटिंग फ्रेम की वजह से आते हैं। तो वो फोर्स उसमें इंक्लूड कर रखा था कि भाई इस तरीके से एक फोर्स लगता है, और उसका फॉर्मूला भी गिवन था। फॉर्मूला गिवन था क्योंकि ऑब्वियस सी बातें नहीं कर सकता बच्चा डिराइव, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, उसको सिखाया नहीं गया है। तो वो गिवन था उसमें, उनको भी पता है कि ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, तो इनको नहीं सीख उन्होंने नहीं सीखी होगी। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हमारे सिनेरियो में जब ये इतने डिस्टेंस पर है तो क्या इसकी स्पीड होगी, क्या इस पर फोर्स लग रहे होंगे, सब चीज़ें कैलकुलेट करवाई थी। तो जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उस सवाल को सोल्व करने के लिए चाहिए, है ना, इस फोर्स के बारे में सब गिवन था। तो अगर तुम पैराग्राफ को ढंग से पढ़ोगे तो उसका वो क्वेश्चन हो जाता। तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो तुम जा करके उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसमें ज़्यादा तुम्हें कोरियोलिस फोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी की जरूरत है ही नहीं, मतलब जानकारी की जरूरत नहीं है। एक नया टाइप का फोर्स तुम इंट्रोड्यूस कर दिया, और हम पढ़ते ही हैं वर्क एनर्जी पावर में नए नए फोर्सेस दे रख करके उनकी पोटेंशियल वगैरह हम डिफाइन करते ही हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोर्स हम एक्सप्रेशंस में लिख लेते हैं। तो वैसे ये भी एक एक्सप्रेशन का फोर्स था, जिसका एक्सप्रेशन दे रखा था, उससे हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया था। बट इस यहाँ पर हमें उसका फोर्स का फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर उसको डिराइव करवाऊंगा तो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है। तो मैं उस पर, मैंने पिछले लेक्चर में 1.111 के समय मैंने बताया था कि मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा जिसके अंदर मैं कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में तुम्हें समझाऊंगा अलग से। बट हाँ, अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो देखो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन तुम नहीं भी करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एडवांस के सिलेबस में नहीं है। बट हाँ, क्योंकि 2016 में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हो सकता है आगे भी फिर से इंट्रोड्यूस करके कोई सवाल पूछ ले, तो उस बेसिस पर मैं तुम्हें करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से डिस्क घूम रही है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क, है ना, इससे पास कर रहा है, उसके अबाउट घूम रहा है। ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास m 0.50 किलोग्राम मूव्स अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क। ये डायमीटर के अलोंग मूव करता है ऐसे, ठीक है। डायमीटर के अलोंग सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, मान लो p डैश 15 मीटर पर सेकंड, विच इज कांस्टेंट रिलेटिव टू द डिस्क। ये जो इसकी रेडियल वेलोसिटी है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, अगर डिस्क पे बैठ के देखे तो डिस्क रुकी हुई दिखेगी, तो रेडियली कांस्टेंट स्पीड से बाहर जाता हुआ दिखेगा। ऐसे ये मूव कर रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो उसकी रेडियस बदल रही है, तो इस वजह से इस पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा। कोरियोलिस फोर्स लगता है कि जिस पॉइंट पर ये अभी है और जिस पॉइंट पर वो बाद में पहुंचेगा, उन दोनों के
बीच में अगर इसकी वेलोसिटी देखो तो ओमेगा इंटू आर और इसकी वेलोसिटी देखो तो ओमेगा इंटू आर, इसकी स्पीड जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो ज़्यादा है। तो ये जो टेंजेंशियल स्पीड्स अलग अलग होती हैं, इस टेंजेंशियल स्पीड का जो उसकी वजह से जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं इसके रेडियल मोशन की अंदर, उस वजह से कोरिलेटिव इफेक्ट आता है। भाई किसी भी टाइम टी में अगर मैं देखूंगा तो अगर ये एक्स डिस्टेंस मूव करता है तो ये मान लो डबल डिस्टेंस पर है तो 2x मूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला आदमी जिसके पास ये वाली टेंजेंशियल स्पीड है, अगर ये हवा में चल के कूद करके जाए तो वो इतना ही चल पाएगा, जबकि ये पॉइंट आगे चला जाएगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं चल तो भी इसकी तरफ रहा था लेकिन इससे पीछे हो गया। ये इफेक्ट कोरिलेटिव इफेक्ट होता है और वो रेडियल मूव करने पर ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जो दो पॉइंट जिनमें वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा वो रेडियल डायरेक्शन में होंगे, तभी ओमेगा इंटू आर से आर बदलेगा तो वो टेंजेंशियल स्पीड्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी वजह से कोरिलेटिव इफेक्ट अराइज होता है, जिसमें पार्टिकल या तो एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे पहुंचना है उससे आगे पहुंचता है या फिर पीछे पहुंचता है। बाहर जाता है तो वो पीछे रह जाएगा, आगे जाता है तो फिर वो आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट्स पर स्पीड ज़्यादा है और अंदर वाले पॉइंट्स पर स्पीड टेंजेंशियल कम है, इस वजह से। चलिए, A small body of mass m 0.50 kg है moves along diameter of the disk with speed v dash equal to 50 मीटर पर सेकंड, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड ये v dash दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी जिससे रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है, which is constant relative to the disk दे रखा है। Find the force that the disk exert on the body at the moment when it is located at a distance 30 सेंटीमीटर from the rotation axis। जब वो रोटेशनल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर के पॉइंट पर है उस समय पर नेट फोर्सेज इस रोटेशनल फ्रेम में कितने लग रहे होंगे, इस डिस्क की वजह से कितने लग रहे होंगे। ठीक है, डिस्क कितने फोर्सेज एग्जर्ट कर रही होगी। अगर हम इसके फ्रेम से बात करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के लिए हमें दे रखा है कि जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पासिंग थ्रू द डिस्क, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह हमें कुछ दिया नहीं है। तो देखो हम इसके फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो हम मानेंगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो है ना। क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह तो हम कंसिडर नहीं कर सकते उसका ना, क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो अगर ये मूव कर रहा होता और तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना था, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगना था। स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं है कि भाई उसकी वैल्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो स्लाइड कर रहा है इसके रिलेटिवली, तो लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही। उसके लिए म्यू चाहिए होता, वो दे नहीं रखा, तो हम इसको स्मूथ मान करके सोल्व कर लेंगे कि एक तो कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स आएगा, एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा पार्टिकल उस वजह से एक सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, और एक आएगा कोरिलेटिव फोर्स। कोरिलेटिव फोर्स क्या होता है वो अभी समझेंगे, बाकी दोनों फोर्सेज अभी देख लेते हैं कि आउट ऑफ द प्लेन हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगा, इनटू द प्लेन एमजी लगा। हम टॉप व्यू देख रहे हैं, एक्चुअल में ये डिस्क ऐसे है जो इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, यहाँ पर ये पार्टिकल रखा हुआ है, तो नीचे की तरफ एमजी और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन ऊपर से देखूंगा तो ये नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन दिखेगा और एमजी इनटू द प्लेन, तो एमजी इनटू द प्लेन है और नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन है इस पर, और नॉर्मल एमजी के बराबर है। ये कैप आउट ऑफ द प्लेन एक्सेस दे रखी है, इसकी आउट ऑफ द प्लेन एक्सेस दे रखी है, इसमें हमने एक्स और वाई इस प्लेन में एक्सेस मान लिए। मास इसका 0.5 kg दे रखा है, रेडियस ये 30 सेंटीमीटर पे फिलहाल आर दे रखा है। एम जी इंटू द प्लेन है, नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन है और बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो नॉर्मल एम जी इंटू द प्लेन है और नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन के कैप में, तो नॉर्मल फोर्स एम जी के कैप के बराबर लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड एम जी के बराबर है, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन के कैप है, और मास 0.5 इंटू जी 10 यानी कि ये बन जाएगा 5 के कैप, तुम्हारा नॉर्मल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, अब एट एन इंस्टेंट बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, वैसे तो सर्कल में घूमता रेडियली आउटवर्ड हो सकता है, यहाँ पर है कि यहाँ हमें नहीं पता, बट हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ही यहाँ पर वो रेडियली आउटवर्ड ही तो मूव कर रही है, तो इस इंस्टेंट पर भी रेडियली आउटवर्ड मूव कर रही है वी डैश। ऐसे सर्कल में भी घूम रही होगी, ऐसे टेंजेंशियल स्पीड भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ साथ जो इसमें सर्कल में घूम रही होगी। तो वी डैश जो इसकी रिलेटिव स्पीड है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड आई कैप में मान ली हमने इस इंस्टेंट पर, यहाँ पर मान करके ये रेडियली आउटवर्ड आई कैप में जा रहा है। तो इसकी इस इंस्टेंट पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर मान करके करें। तो 0.5 मीटर पर सेकंड आई कैप में हमने इसकी वेलोसिटी मान ली। ओमेगा है तुम्हारा दे रखा ओमेगा नोट के कैप 6 रेडियन पर सेकंड के कैप, एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है तो आउट ऑफ द प्लेन तुम्हारा ओमेगा होगा, और 6 रेडियन पर सेकंड के कैप इसका ओमेगा वेक्टर बन जाएगा। फोर्सेज दैट अपीयर फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम की वजह से दो फोर्सेज आते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन के रेडियली आउटवर्ड, एफसी होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर सर्कल में घूम रहा है इसके साथ साथ घूम भी रहा है और रेडियल आउटवर्ड भी जा रहा है, तो घूमने की वजह से सर्कुलर मोशन में, या फिर हम इस रोटेटिंग फ्रेम में देखेंगे तो रोटेटिंग फ्रेम की वजह से जो बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड फोर्स आएगा वो बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो सूडो फोर्स आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम सेंटर से बाहर की तरफ। ग्राउंड फ्रेम में ये सूडो फोर्स नहीं आता, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लिखते हैं कि भाई नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ चाहिए घुमाने के लिए वो एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, जो कि रियल फोर्सेज से अवेलेबल होगा, वो प्रोवाइड करवाएंगे उसको उतना रिक्वायरमेंट। लेकिन इसके फ्रेम में इतना बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगता है, क्योंकि सेंटर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन इतनी ओमेगा स्क्वायर आर होती है, तो उसके फ्रेम में बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर।
चलिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रेडियली आउटवर्ड आई कैप में लग गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर 0.5 इंटू ओमेगा 6 का स्क्वायर इंटू आर 0.3, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया तुम्हारे पास 5.4 आई कैप, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर है तो वो ऐसे घूम रहा होगा, तो रेडियली आउटवर्ड इस समय आई कैप ही है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। ठीक है, अब कोरलेस फोर्स का जो फॉर्मूला एडवांस के पीवाईक्यू में भी जो दे रखा 2016 में जो आया था, उसमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ था 2m v रिलेटिव क्रॉस ओमेगा लिखा हुआ था वहाँ पर। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखूँ तो वो माइनस में होते हैं एक दूसरे के, तो मैं ओमेगा को आगे वी को वी आर को पीछे ले जाऊँ तो -2m ओमेगा क्रॉस वी बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या फिर 2m v रिलेटिव क्रॉस ओमेगा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पर माइनस नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा। तो इस तरीके से कोरलेस फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, कि अगर रोटेटिंग फ्रेम में, अगर रोटेटिंग फ्रेम के रिलेटिव मोशन अगर कोई कर रहा है ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग फ्रेम के साथ साथ घूम रहा तो सिर्फ सूडो फोर्स आएगा ये वाला, लेकिन अगर उसके रिलेटिव में, अगर रोटेटिंग फ्रेम में बैठ करके देखूं तो उसके रिलेटिव भी रेडियली इन एंड आउट जा रहा है तब, या फिर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके रिलेटिव, तो उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव इंटू 2m इतना माइनस में फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो हम ओमेगा और वी की अगर बात करें तो इस इंस्टेंट पर देखें ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है और वी इस प्लेन में है, इस सर्कुलर मोशन इसके डिस्क के प्लेन में। डिस्क के प्लेन में जिधर मर्जी हो ना, वो पूरा इस आई कैप के तो के कैप के तो परपेंडिकुलर ही है, तो दोनों परपेंडिकुलर है ओमेगा और वी परपेंडिकुलर, तो ओमेगा वी sin 90 sin 91 बन जाएगा। तो माइनस का 2m ओमेगा इंटू आर, ये डायरेक्शन अगर मैं देखूँ तो ओमेगा की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है और वी आर तुम्हारा आई कैप में है, तो ओमेगा क्रॉस वी, या तो राइट हैंड रूल से कर लो कि आउट ऑफ द प्लेन फिंगर्स को करो, राइट हैंड के फिंगर्स को, और उसको राइट में आई कैप की डायरेक्शन घुमाओगे तो थंब आ जाएगा जे कैप की डायरेक्शन। या फिर इससे भी कर सकते हो आई जे के जो हम समझते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, कि ओमेगा के कैप में है और वी आर तुम्हारा आई कैप में है, तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जे कैप बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ओमेगा वी आर sin 91 और इंटू डायरेक्शन तुम्हारी जे कैप, और -2m ओमेगा आर जे कैप, 2m ओमेगा वी आर रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऐसे लिख लें, या तो वेक्टर फॉर्मेट में लिख करके क्रॉस कर लें, या फिर सीधा लिख दें कि जो -2 टाइम्स मास 0.1 है और ओमेगा इंटू वी रिलेटिव, ओमेगा तुम्हारा कितना दे रखा है 6, ओमेगा तुम्हारा सॉरी है हाँ 6 रेडियन पर सेकंड, और जो आर वी डैश है तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी वो 50 सेंटीमीटर है, 0.5 मीटर पर सेकंड है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 इंटू 6 तो 3 बन जाएगा। समझ में आ गई बात है, 0.5 इंटू 6 3 बन जाएगा, 3 जे कैप। तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो सॉरी कोरोलिस फोर्स जो बनेगा वो -3 जे कैप में आएगा, यानी कि इस इंस्टेंट पर जो पार्टिकल यहाँ पर है तो एक तो आउट ऑफ द प्लेन नॉर्मल लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और एक -जे कैप में नीचे की तरफ क्या लग रहा है तुम्हारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गई बात? ये इस तरीके से लग रहा है कि ऐसा लगेगा कि जैसे रेडियली आउटवर्ड जाते समय ये पीछे इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो ये जो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सूडो फोर्स लगता है उसके फ्रेम में, जो कि कोरोलिस फोर्स कहलाता है नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ ही क्यों डिफ्लेक्ट होगा, तो इसको समझते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो मान लो v इंटू ओमेगा आर है, अगले ही पॉइंट पर जो पहुंचेगा तो अगले पॉइंट की वेलोसिटी तो उससे ज़्यादा होगी, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, मान लो इसमें मान लो 0.1 सेकंड लिया, समझ में आ गई बात, इसमें 0.1 सेकंड इसने लिया, उस 0.1 सेकंड में अगर ये टेंजेंशियली 1 सेंटीमीटर खिसकता है तो ये उससे ज़्यादा खिसकेगा, उससे ज़्यादा खिसकेगा तो ये यहीं पर पहुंच पाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये लाइन जो यहाँ पर थी, जब ये लाइन यहाँ पर पहुंची तो पार्टिकल को इस लाइन पर यहाँ पर पहुंच जाना था, इस पॉइंट की लोकेशन पर यहाँ पर पहुंच जाना था, लेकिन वो यहीं पर पहुंचा, तो ऐसा लगा कि वो जैसे पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया हो। समझ में आ गई क्या बात? तो इसका जो रिलेटिव डिफ्लेक्शन जो पीछे की तरफ फेस करेगा ये रेडियली आउटवर्ड मूव करते समय, क्योंकि जिस जगह से वो चलना स्टार्ट करेगा वहां पर स्पीड कम है, आगे वाले पॉइंट की टेंजेंशियल स्पीड ज़्यादा है, तो वो आगे वाला पॉइंट उसकी तरफ तो जा रहा है ये, लेकिन वो पॉइंट आगे निकल जाएगा जब तक वो वहां पर पहुंचेगा। इसलिए ऐसा लगेगा कि जैसे पीछे की तरफ ये ड्रैग हो रहा है, और ये जो पीछे की तरफ ड्रैग होगा इसके लिए पीछे की तरफ फोर्स फील होगा, इसको -जे कैप में आ रहा है, देखो समझ में आ गई बात। तो ये -जे कैप में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर उसके फ्रेम में देखेंगे तो एक तो नॉर्मल फोर्स है उसके फ्रेम में, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक कोरोलिस फोर्स है, तीनों को जोड़ दिया, mg के कैप एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप -2m ओमेगा वी आर जे कैप। जो फोर्स एफ लिखा जाएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली थी इसकी, 5 के कैप प्लस 5.4 आई कैप -3 जे कैप। इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लें तो mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे इसका तो प्लस ही बन जाएगा 2m ओमेगा वी आर का स्क्वायर, और उसका रूट ले लेंगे तो ये नेट फोर्स आ जाएगा, सभी जगह m कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर कॉमन आएगा रूट में तो m बन जाएगा बाहर आकर के, और फोर्स आ जाएगा m रूट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर वी आर स्क्वायर। और यहाँ से हम सीधा मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी वैल्यूज रख सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो 5 स्क्वायर 5.4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो जो फोर्स निकल के आ जाएगा 63.16, यानी लगभग रूट में 63 यानी लगभग 64 है, तो ये लगभग 8 न्यूटन के आसपास की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा और सिनेरियो समझ में आया होगा। सूडो तो सेंट्री कोरियोलिस फोर्स जो लग रहा है वो किस तरीके से लग रहा है, माइनस जे कैप में क्यों निकल के आ रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो डाउट ग्रुप है माफी आज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम मुझसे डायरेक्टली अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है फिजिक्स माफिया करके, वहाँ पर तुम्हें क्लासेस की लिंक वगैरह सारी मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे रखी है, वहाँ पे वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।